Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. चलिए, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 6, Empowerment of Women and Other Weaker Sections का पार्ट 2 डिटेल में समझेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें बताता है कि आज़ादी के बाद इंडिया में महिलाओं और दूसरे कमज़ोर वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। तो आज हम इन 4 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले हम संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के वादे को समझेंगे। फिर हम उन खास कानूनों यानी लॉज के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं के लिए बनाए गए। उसके बाद हम वीकर सेक्शंस यानी कमज़ोर वर्गों के उत्थान की बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सबसे कितना असली बदलाव आया और आगे की राह क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारे देश की नींव से, यानी हमारे संविधान से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये वो विजन है जिसने एक नए बराबरी वाले भारत का सपना देखा, जहां पुरानी गलत प्रथाओं की कोई जगह न हो। संविधान का सबसे बड़ा और ज़रूरी वादा था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी मर्द और औरत के लिए बराबरी का सिद्धांत। आज़ादी से पहले ऐसी बराबरी कानूनी तौर पर नहीं थी, तो संविधान ने ये साफ कर दिया कि कानून की नज़र में मर्द और औरत एक समान हैं। और इसका सबसे पहला और पावरफुल असर हुआ राइट टू वोट देकर, यानी वोट देने का अधिकार। ये एक पॉलिटिकल राइट यानी राजनीतिक अधिकार था जो महिलाओं के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट का पहला कदम बना। लेकिन देखिए, सिर्फ संविधान में प्रॉमिस कर देना काफ़ी नहीं होता है ना? उस वादे को ज़मीन पर उतारने के लिए, उसे सच करने के लिए कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखेंगे वो ज़रूरी कानून यानी लॉज जो महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए बनाए गए। ये टाइमलाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको सारे की लॉज का सीक्वेंस याद रहेगा। देखिए, 1952 में गुजारा भत्ता यानी एलिमनी और प्रॉपर्टी में हिस्से का कानून आया। फिर 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज विरोधी कानून आया। 1988 में सती प्रथा को रोकने का कानून बना। ये हर एक कानून एक बड़ी लड़ाई के बाद जीता गया था। चलिए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कानूनों को अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, एलिमनी। एलिमनी का मतलब है गुजारा भत्ता। ये वो फिक्स्ड रकम है जो एक डिवोर्स्ड महिला को अपने पूर्व पति यानी एक्स हस्बैंड से मिलती है ताकि वो अपना खर्च चला सके। ये कोई दान नहीं है, ये उनका कानूनी अधिकार है। ये इसलिए ज़रूरी था ताकि महिलाएं फाइनेंशियल हेल्पलेसनेस की वजह से एक खराब शादी में फंसी ना रहें। 1952 का ये कानून एक असली गेम चेंजर था। देखिए, पहले क्या होता था और इस कानून के बाद क्या बदला। पहले पोलिगमी यानी एक से ज़्यादा शादी करना कॉमन था। इस कानून ने उसे इल्लीगल बना दिया। पहले महिलाओं के पास डिवोर्स लेने के अधिकार बहुत कम थे। अब उन्हें डिवोर्स फाइल करने का यानी सू करने का पूरा हक मिला। पहले पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा नहीं माना जाता था। अब उनका हिस्सा कानूनी तौर पर माना गया। और स्त्रीधन यानी वो पैसा या गहने जो एक लड़की शादी में अपने साथ लाती है, उस पर भी उसी का हक माना गया। तो इस एक कानून ने महिलाओं की सोशल, फाइनेंशियल और लीगल तीनों स्थितियों को अचानक से बदल दिया। दहेज के खिलाफ कानून बनने के बाद भी ऐसी खबरें अखबारों में आती रहती थीं। खाना बनाते वक्त साड़ी में आग लगने से महिला की मौत, या कपड़े धोते वक्त कुएं में गिरने से महिला डूब गई। ऊपर से देखने में ये हादसे लगते थे, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती थी तो पता चलता था कि ये हादसे नहीं बल्कि मर्डर थे, जिनके पीछे असली वजह दहेज की मांग थी। इन खबरों ने समाज को झंझोड़ कर रख दिया। ये नंबर्स एक बहुत ही भयानक सच्चाई बताते हैं। देखिए, 1988 से 1993 के बीच दहेज से होने वाली मौतों का आंकड़ा डबल से भी ज़्यादा हो गया। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो ये समस्या सच में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, या फिर जागरूकता बढ़ने से अब ज़्यादा लोग इन क्राइम्स को रिपोर्ट करने की हिम्मत कर रहे थे। वजह चाहे जो भी हो, इन बढ़ते हुए नंबर्स ने साफ कर दिया कि पुराना कानून काफ़ी नहीं था, और इसी वजह से 1984 में एक ज़्यादा सख्त अमेंडमेंट लाना पड़ा। 1984 में एक नई तरह की अदालत बनाई गई, फैमिली कोर्ट यानी पारिवारिक न्यायालय। इनका मकसद केस जीतना या हारने से ज्यादा झगड़े को सुलझाना था। यहाँ वकीलों से ज्यादा काउंसलर्स की मदद ली जाती है। गवाहों और सबूतों से ज्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ पर जोर दिया जाता है। इनका लक्ष्य था कि पारिवारिक मामले जल्दी और बिना ज्यादा तनाव के सुलझ जाएं। 1985 का शाबानो केस एक लैंडमार्क केस था, एक ऐतिहासिक फैसला।
जब सुप्रीम कोर्ट ने एक 62 साल की बुजुर्ग डिवोर्स्ड मुस्लिम महिला को एलिमनी यानी गुजारा भत्ते का अधिकार दिया, तो पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। कुछ धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया, ये कहकर कि कोर्ट उनके पर्सनल रिलीजियस लॉ में दखल दे रहा है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पार्लियामेंट को एक नया कानून, मुस्लिम विमेन्स एक्ट, पास करना पड़ा, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस केस ने सेक्युलर लॉ और रिलीजियस पर्सनल लॉ के बीच के टेंशन को पूरे देश के सामने ला दिया। आज़ादी के इतने सालों बाद भी सती जैसी भयानक प्रथा जिंदा थी। 1987 में रूप कंवर नाम की एक पढ़ी लिखी महिला को अपने पति की चिता पर सती होने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। वुमेन एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि सरकार को 1988 में सती प्रिवेंशन एक्ट पास करना पड़ा। ये कानून न सिर्फ सती प्रथा को बंद करता था, बल्कि सती को ग्लोरीफाई करना यानी उसका गुणगान करना भी एक बड़ा जुर्म बना दिया गया। महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई असल में मानव अधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स की लड़ाई का ही एक हिस्सा है। इस दिशा में 1993 का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट एक बड़ा कदम था। इस कानून के तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम सभी नागरिकों, मर्द और औरत दोनों, के अधिकारों की रक्षा करना है। ये कमीशन डिवोर्स्ड महिलाओं की सोशल कंडीशन से लेकर वर्क प्लेस सेफ्टी जैसे कई मुद्दे देखता है। बराबरी की ये लड़ाई सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं थी। हमारे संविधान ने उन समुदायों के लिए भी खास प्रोविजंस यानी प्रबंधन किए जिन्हें सदियों से पीछे रखा गया था। तो चलिए अब हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों पर नजर डालते हैं। हमारे संविधान ने ये समझा कि अलग अलग समुदायों की समस्याएं भी अलग अलग हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, जिसे आर्टिकल 17 और रिजर्वेशन से एड्रेस किया गया। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनका दूर दराज के इलाकों में रहना और आर्थिक पिछड़ापन एक समस्या थी। नोमैडिक ट्राइब्स के लिए उन पर क्रिमिनल होने का कलंक एक समस्या था, जिसे एक पुराने अंग्रेजी कानून को हटाकर दूर किया गया। और माइनॉरिटीज़ के लिए अपनी कल्चर और भाषा को बचाना जरूरी था, जिसके लिए उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का अधिकार दिया गया। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत एक ऐसा सामाजिक कलंक था जो सदियों से हमारे समाज को खोखला कर रहा था। संविधान ने इसके खिलाफ एक बहुत ही सख्त स्टैंड लिया। आर्टिकल 17 ने छुआछूत को सिर्फ डिस्करेज नहीं किया, उसे अबॉलिश कर दिया यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया, और इसको मानना एक पनिशेबल ऑफेंस यानी सजा योग्य अपराध बना दिया। जिन समुदायों ने इस प्रथा का दुख झेला था उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया गया ताकि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन और रिजर्वेशन जैसे फायदे मिल सकें। भारत के आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब समुदायों की समस्याएं काफी अलग हैं। उनकी जिंदगी दूर दराज के इलाकों और जंगलों से जुड़ी हुई है, लेकिन इसी वजह से वो अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे रह जाते हैं। उनकी रोजी रोटी खेती और जंगल के उत्पादों पर निर्भर करती है। मॉडर्न फार्मिंग के औजार उन तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से आमदनी कम होती है, और इसका असर उनके खानपान पर पड़ता है, जिससे कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन की समस्या होती है। ब्रिटिश शासन की सबसे गलत विरासतों में से एक था 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून ने कुछ पूरे के पूरे समुदायों को जन्म से ही अपराधी यानी क्रिमिनल घोषित कर दिया था। उनके कहीं आने जाने पर रोक थी। सोचिए कितना बड़ा अन्याय था ये। आज़ादी के बाद इस अन्यायपूर्ण कानून को रिपील किया गया यानी रद्द कर दिया गया। इन समुदायों को डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा गया और उनके विकास के लिए काम शुरू हुआ। तो हमने देखा कि कानून बनाए गए, संविधान में प्रोविजंस डाले गए, लेकिन इनका जमीन पर रियल वर्ल्ड में क्या असर हुआ? क्या बराबरी का वादा पूरा हो पाया है? चलिए अब ग्राउंड रियलिटी पर एक नजर डालते हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो है लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। संविधान के 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने ये अनिवार्य कर दिया कि गांव की पंचायतों और शहरों की म्यूनिसिपैलिटीज में कम से कम 1/3 यानी 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी। महाराष्ट्र जैसे 15 से ज्यादा स्टेट्स में तो इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। इससे लाखों महिलाएं पॉलिटिक्स में आई हैं और अपने इलाके के फैसलों में सीधा हिस्सा ले रही हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का असर हम सरकार के सबसे ऊपर के स्तर पर भी देख सकते हैं। ये लिस्ट देखिए, सुचेता कृपलानी से लेकर आज के समय की पावरफुल लीडर्स तक, ये सब महिला चीफ मिनिस्टर्स रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वो लीडरशिप रोल्स में भी बेहतरीन काम करती हैं। उनकी सफलता ने आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। देखिए, कानून अपनी जगह है,
लेकिन असली बदलाव तब आता है जब लोगों की सोच बदलती है। वुमेन्स लिबरेशन यानी महिला मुक्ति के विचारों से महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास, एक सेंस ऑफ सेल्फ पैदा हुआ है। अब वो सिर्फ अपने नसीब को स्वीकार नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं। हम ये बदलाव एजुकेशन, जॉब्स और पॉलिटिक्स हर फील्ड में देख रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की कहानी पूरी दुनिया में चल रहे संघर्ष की कहानी है। इसकी शुरुआत 1857 में न्यूयॉर्क में काम करने वाली महिलाओं के एक प्रोटेस्ट से हुई। फिर 8 मार्च 1909 को एक बड़ी स्ट्राइक हुई और आखिरकार 1977 में यूनाइटेड नेशंस ने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित किया। ये आपके जनरल नॉलेज और एग्जाम दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमने देखा कि कैसे इंडिया में एम्पावरमेंट के लिए एक लंबा सफ़र तय किया गया है। कानून ने अधिकार दिए, रिजर्वेशन ने मौके दिए, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर समाज में पूरी तरह से समानता आ गई है? हम सब जानते हैं कि अभी नहीं। सफ़र अभी भी जारी है, लेकिन बीते कल की कहानी हमें आने वाले कल का रास्ता दिखाती है और उम्मीद देती है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.